नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। आज के हमारे लेक्चर का विषय है मंगल ग्रह, मार्स। अपनी ज्योग्राफी जीएस लेक्चर में जो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी जनरल स्टडीज की, उसमें आज हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपसे इतना कहने का तो हमारा हक बनता ही है। तो चलिए 1 मिनट लेक्चर को पॉज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। मार्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, वीनस नहीं, मार्स। मार्स जो है हमारा, ये सौरमंडल का चौथा ग्रह है। फोर्थ प्लैनेट। पहला कौन सा है? मरकरी अर्थात बुध, दूसरा शुक्र अर्थात वीनस, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ये हमारे चौथा ग्रह मंगल है। हमने बुध के विषय में बहुत डिटेल में पढ़ा, शुक्र के विषय में बहुत डिटेल में पढ़ा। दोनों पर हमने एक एमसीक्यू वीडियो भी बनाया, जिसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन है जो कि बुध और शुक्र पर बन सकते हैं। अगर आप वो 20-20 मिनट के वीडियो देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में अगर बुध और शुक्र पर प्रश्न आया तो आपसे छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। पृथ्वी को हमने अभी इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब ये सारे ग्रह खत्म कर लेंगे तब पृथ्वी सीधे एक साथ शुरू करेंगे और फिर जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको बढ़ जाएंगे। तो आज हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कहानियों में सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का डिस्कशन होता है तो मंगल ग्रह का होता है। तो ये हमारा चौथा प्लैनेट है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह इसलिए है क्योंकि ये धरती से देखने में लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आगे की स्लाइड्स में अभी हम देखेंगे। इट हैज थिन एटमॉस्फेयर। इसका जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो काफी विरल है। विरल मतलब जो बहुत हल्का है। जबकि जब हमने मरकरी को पढ़ा था, बुध ग्रह को, तो उसका वायुमंडल भी हल्का था, ऐसे ही थिन था। और जब शुक्र को पढ़ा था तो वो भारी था, काफी थिक था। और अब फिर से मंगल ग्रह का जो काफी हल्का है, हल्का एटमॉस्फेयर है। और ये जो हल्का या भारी हम लेते हैं, ये पृथ्वी की तुलना में लेते हैं। पहली बात तो हल्का है एटमॉस्फेयर, और जितना भी है उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भी हैं। और चूंकि बहुत हल्का एटमॉस्फेयर है, भले वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हल्का होने के कारण वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहता है। जबकि इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र पर बहुत भारी मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव देखने को मिला था। गैस एक ही है, लेकिन कम और ज्यादा, कितनी घनी है, कितनी विरल है, इसके ऊपर डिपेंड किया कि वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मंगल ग्रह पर कोई भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, जिसके कारण जबरदस्त टेम्परेचर में चेंज नजर आता है। टेम्परेचर में चेंज क्या नजर आएगा कि तापमान कम हो जाएगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता तो तापमान बढ़ जाता, गर्मी बढ़ जाती। मार्स सरफेस रिमेन्स, टेम्परेचर ऑफ मार्स सरफेस रिमेन्स लो एज कंपेयर टू अदर इनर प्लैनेट्स। जो और आंतरिक ग्रह हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस हो, यही 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो एक तो ये जो 3 ग्रह हैं, इसकी तुलना में सूर्य के नजदीक हैं,
दूसरा इसका जो एटमॉस्फेयर काफी विरल है, विरल होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण इसका तापमान काफी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और अगला पॉइंट है मार्स ग्रेविटी इज अबाउट 38%। जो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती की तुलना में 38% है। कहीं कहीं पर आपको 1/3 भी लिखा मिल जाएगा, तो 1/3 का मतलब होता है 33.3%, लेकिन वो इसके नजदीक है तो वो भी सही होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सरफेस ऑफ मार्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड और कुछ नहीं है, जो हमारे घर के जो लोहे के खिड़की दरवाजे ऐसा बोलते हैं, कुछ समय तक अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो उनमें जंग लग जाता है लाल रंग का, उसी को हम रेड ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं। और उसके पूरे सरफेस पे आप इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसके पूरे सरफेस पे जंग लगा हुआ है, इसी कारण ये रेड कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का। और लाल रंग का दिखने के कारण हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अभी हमने अपने पिछले पॉइंट में देखा एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स कंटेन 95% कार्बन डाइऑक्साइड। मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे वैज्ञानिक वहां पे मानव बस्ती बसाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे मानव बस्ती क्या बसना संभव है? सामान्य प्रयासों से तो नहीं संभव है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्लैनेट मार्स इज आल्सो टिल्टेड ऑन इट एक्सेस एट 25 डिग्री। जैसे कि हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। ऐसे ही हमारा जो मार्स ग्रह है वो 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ये 23.5 और 25 डिग्री का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अर्थात जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी है लगभग उतनी ही जो है मंगल ग्रह भी उतना ही झुका हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज 1/100 टाइम्स लेस डेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जो मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो काफी विरल है, काफी पतला है। और कितना पतला है? 1/100 गुना। किसके मुकाबले में? पृथ्वी के मुकाबले में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मार्स है सीजन सिमिलर टू अर्थ ड्यू टू इट्स टिल्टेड एक्सिस। अभी हमने आपको बताया कि अगर कहीं पर टिल्ट नहीं होगा किसी ग्रह पे तो वहां पर सीजन नहीं होंगे। अगर किसी ग्रह पे थोड़ा सा टिल्ट होगा तो सीजन छोटे छोटे होंगे, और अगर किसी ग्रह पे बहुत ज्यादा टिल्ट होगा जैसा कि यूरेनस में होता है तो वहां के मौसम एक खराब मौसम में बदल जाएंगे, और अर्थ में एक सामान्य मौसम है, मरकरी पे मौसम है ही नहीं। तो जैसे जैसे हमारा एक्सिस पे टिल्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मौसम खराब होते चले जाएंगे, अर्थात बहुत लंबे समय तक गर्मी रहेगी, बहुत लंबे समय तक ठंडक रहेगी। इसे हम एक्सट्रीम सीजन कहेंगे। they are about twice as long because Mars takes roughly 687 दिन लगते हैं। जो हमारे मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 687 पृथ्वी के दिन के बराबर लगते हैं। हमको कितने लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। तो लगभग 1.5 गुने से ज्यादा समय लगता है इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इनका एक वर्ष 687 दिन का होता है, और 687 दिन में चूंकि लंबा समय लग रहा है और टिल्ट वैसे ही है, तो अगर हमारे वहां गर्मी 3 माह की होती है तो इनके वहां जो गर्मी है वो 4.5 से 5 माह की हो जाएगी। हमारे वहां गर्मी कैसे होती है? अप्रैल या मई, जून, जुलाई मान लीजिए 3 महीने होती है। तो इनके वहां क्या हो जाएगा? अप्रैल शुरू होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में थोड़ा बहुत, इस तरह से हो जाएगा, बढ़ जाएगा समय।
गर्मी का बढ़ जाएगा, जाड़े का बढ़ जाएगा, बसंत ऋतु का बढ़ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल इरेगुलर शेप्ड मून्स। मंगल ग्रह के 2 इरेगुलर शेप मतलब अनियमित उनका आकार है, अनियमित आकार के 2 उपग्रह हैं मार्स के पास। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। ये फोबोस और डिमोस की एक कहानी अलग है, वो हम अभी आपको बताएंगे अगली स्लाइड्स में। अभी केवल इतना समझते हैं कि जब हम अपना सोलर सिस्टम वाला वीडियो देख रहे थे तो हमने पढ़ा था ये सूर्य है, फिर हमारे 4 आंतरिक ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर था, फिर सैटर्न था, फिर यूरेनस और नेपच्यून थे, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट थी। एस्टेरॉयड बेल्ट याद होगा आपको, इसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स को, और ये इरेगुलर शेप के होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः जो इसके मून हैं, अर्थात जो इसके उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं, ये किसी समय में एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर काट रहे होंगे और वो गलती से मार्स के गुरुत्वाकर्षण में आ गए, और मार्स के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण ये मंगल ग्रह का चक्कर लगाने लगे। और जो चूंकि वो एक ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं तो उपग्रह कहलाने लगे। अगर वो डायरेक्ट अन्य क्षुद्र ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते तो उनको क्षुद्र ग्रह ही मानते, लेकिन चूंकि वो मंगल ग्रह का चक्कर अलग से लगा रहे हैं, सूर्य का तो अप्रत्यक्ष रूप से हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि मंगल ग्रह का अलग से चक्कर लगाने लगे इसलिए उनको मंगल ग्रह का उपग्रह मान लिया गया। ये है फोबोस और डिमोस। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑल्दो लिक्विड वाटर कांट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ड्यू टू द थिन एटमॉस्फेयर, चूंकि एटमॉस्फेयर थिन है, काफी विरल है, तो लिक्विड वाटर रह नहीं सकता, क्योंकि वो जैसे ही सूर्य की रोशनी के संपर्क में आएगा वो उड़ जाएगा। उसको रोकने के लिए एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। परंतु उसके बाद वैज्ञानिकों को जो ध्रुव है, हमारे जो मंगल ग्रह पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, वहां पे बर्फ मिली है, और उनका कहना है कि जो मंगल ग्रह की सतह है उसके नीचे भी बहुत अधिक मात्रा में बर्फ मौजूद है। अभी मैंने आपको बताया कि कम घना एटमॉस्फेयर होने के कारण वहां तापमान कम रहता है, तो तापमान कम रहने के कारण बर्फ जमी रह सकती है। मार्स इज अ होम ऑफ ओलंपस मून्स, द टॉलेस्ट वोल्केनो इन अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है उसका जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, उसे ओलंपस कहा जाता है, और वो मंगल ग्रह पर ही है, ओलंपस मॉन्स। और ये करीब 13.6 माइल अर्थात 22 किलोमीटर है। हमारा जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है उसका लगभग 3 गुना, उसकी ऊंचाई 8,800 कुछ है। अब तो बदल रही है लगातार, चाइना वाले बार बार उसकी ऊंचाई नापते हैं और बदल देते हैं, जब से नेपाल चाइना के हाथों में खेलने लगा है। पहले ये एवरेस्ट की लंबाई हर रेगुलर पीरियड पे इंडिया से उसकी ऊंचाई नपवाते थे, अब चाइना वालों से नपवाते हैं। जब से नेपाल में भूकंप आया था तब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, और ये लगभग 22 किलोमीटर है, अर्थात लगभग 2.25 से 3 गुना ऊंचा है। क्या? ओलंपस मॉन्स, ये वहां का जो ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। The Wells Marineris canyon system on the Mars is one of the largest in solar system। जो वेल्स मैरिनरीज है कैनियन सिस्टम अर्थात जो घाटी,
ये जो है पूरे सौर मंडल की सबसे विस्तारित घाटी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4000 किलोमीटर है, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ग्रैंड कैनियन। हमारा जो ग्रैंड कैनियन है वो लगभग 1000 किलोमीटर है उसकी लंबाई, और ये जो मंगल ग्रह पर वेल्स मैरिनीज है इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है, अर्थात 4 गुना। मतलब हमारे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उनका पहाड़ हमसे 3 गुना ऊंचा है, और हमारी जो सबसे लंबी घाटी है 1000 किलोमीटर की, उससे 4 गुना लंबी घाटी है मंगल ग्रह पर। मार्स एटमॉस्फेयर इज ओनली 1% एज डेंस एज अर्थ। जो मंगल ग्रह का वातावरण है वो हमारी धरती के वातावरण में जितना घनत्व है उसका केवल 1% है, जिसके कारण जो स्पेस से रेडिएशन आती है वो सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। हमारे वैज्ञानिक और स्पेशली जो टेस्ला के मालिक हैं वो लगातार ये कयास लगाते रहते हैं और अपने वक्तव्य देते रहते हैं कि हम मंगल ग्रह पर मानवों की बस्ती बसाएंगे, लेकिन वहां पर देखिए अम्ल कम है, पानी है नहीं, और चूंकि वातावरण इतना विरल है कि स्पेस की जो रेडिएशन है, हानिकारक रेडिएशंस, उनको रोक नहीं पाते हैं। तो ये सभी चुनौतियां मौजूद हैं और इनसे निपट पाना संभव नहीं है। अभी बहुत वैज्ञानिक जो है डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही इन सब चुनौतियों से निपटा जा सकेगा, तभी मनुष्य वहां जाके रह पाएगा। मार्स का जो टेम्परेचर है वो जाड़ों में लगभग -87 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप समझिए 20 डिग्री सेल्सियस तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है, ये तो हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन -87 डिग्री सेल्सियस में ये रेगुलर इस टेम्परेचर पर रह पाना संभव नहीं है। Mars experiences massive dust storms, which can sometimes encompass the entire planet. ये मंगल ग्रह पर अक्सर बड़े बड़े जो है धूल के तूफान चलते हैं, जो कि कभी कभी पूरे पूरे जो ग्रह को ढक लेते हैं, और ये हफ्तों से लेकर महीनों तक चलते रहते हैं। इसीलिए धरती से मंगल ग्रह की सतह इतनी आसानी से कभी कभी दिखाई नहीं पड़ती। पता चला जिस समय हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, या जिस समय मंगल ग्रह और धरती इस पोजीशन में है कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए वो हमारे पास आई, और हमने सोचा कि हम अच्छे से उसकी सतह देख पाएंगे, हम क्या मतलब जो वैज्ञानिक हैं, तो उसी समय वहां पर तूफान चल रहा है, और महीना भर वो धरती के पास से गुजरी और उस पूरे महीने तूफान चलता रहा, तो पता चला मौका निकल गया और वैज्ञानिक देख नहीं पाए। तो जो डस्ट स्टॉर्म चलते हैं वो 1-1 महीने तक चल सकते हैं, और पूरे पूरे ग्रह पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो तूफान आता है तो किलोमीटर 2 किलोमीटर, शहर 2 शहर, बस इतने में ही आते हैं। मार्स है रॉकी सरफेस। जो मार्स का जो सतह है वो पथरीली है, पत्थर है वहां पे, और साइंस ऑफ एंशिएंट वोल्केनो एक्टिविटीज, वहां पे प्राचीन समय में कुछ ज्वालामुखी अभिक्रियाएं हुई थी, इसका पता चलता है। कैसे पता चलता है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत वहां पे है, वहां पर नदी घाटियां भी हैं, और लेक बेड्स। लेक बेड्स का मतलब झील के मैदान, जहां पर कभी पुरानी झील रही होगी और वो सूख गया है, ऐसे मैदान भी हैं, जिससे ये पता चलता है कि कभी मंगल ग्रह पर पानी बहता रहा होगा। पानी तो अभी भी वहां पर है, लेकिन बर्फ के रूप में, उस समय ये बहता रहा होगा। इसका मतलब ये वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल ग्रह कभी पृथ्वी के समान हो सकता है, हैबिटेबल रहा हो, और वो एक कोशिश करना चाहते हैं कि हम कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल पाए मंगल ग्रह की, जिससे कि वहां फिर से मनुष्य बच सके। क्योंकि पृथ्वी पर तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, या समझ लीजिए हो गया है, संसाधनों की कमी है और आबादी बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, ए डे ऑन मार्स कॉल्ड एज सोल।
मंगल ग्रह पर एक दिन को सोल कहते हैं, हम क्या कहते हैं, डे कहते हैं। इज स्लाइटली लॉन्गर देन अर्थ डे। हमारी पृथ्वी पर जो दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, और जो मंगल ग्रह पे जो दिन होता है वो 24 घंटे 39 मिनट का होता है। ये 39 मिनट का समय हमसे ज्यादा लेते हैं। धीरे धीरे हमारा जो दिन है वो भी 24 घंटे से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर आप हमारे जो चंद्रमा वाले जो लेक्चर है उसको देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण जो हमारा सूर्य के चारों ओर परिधि लगाने का जो समय है वो बढ़ रहा है, और रिवॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसका समय बढ़ रहा है, दिन की अवधि बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। मंगल ग्रह पर किसी भी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैग्नेटिक हॉट स्पॉट्स हैं। और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसके कारण जो सौर से आने वाली सोलर पवने हैं वो बड़ा खतरनाक रूप ले लेती हैं। आपको हमने अपने पुराने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में बताया था, जो सूर्य के विषय में था, उसमें बताया था कि सूर्य से नियमित रूप से सोलर पवने निकलती हैं जो अत्यंत हानिकारक होती हैं, और धरती पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो इन सोलर पवनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल पर और अरोरा बोरेलिस नॉर्थ पोल पर। ये कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं होती हैं जिससे हम मनुष्यों को इन सोलर पवनों से जो है के नुकसान से बच जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जब सोलर पवनें वहां पहुंचती होंगी तो वहां पर बहुत अधिक हानि पहुंचाती होंगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द मार्टियन विंटर, मतलब मार्च पर जो सर्दियां होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पोल्स पर जम जाती है और उन्हें ड्राई आइस कैप्स कहते हैं। और जब दूसरा मौसम अर्थात गर्मी का मौसम आता है तो वो पिघल जाती है। तो ड्राई आइस कैप्स क्या है? कार्बन जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मार्स इज वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट फॉर फाइंडिंग माइक्रोबियल लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अभी तक मंगल ग्रह को जीवन के लिए पृथ्वी के बाद सबसे सुटेबल माना गया है, ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ वाटर एंड डिस्कवरी ऑफ मीथेन। जो लोग वास्तव में अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हैं उन्हें ये मालूम होगा कि मीथेन गैस का तात्पर्य है कि वहां पर लाइफ है। धान के खेतों से मीथेन निकलती है, जानवरों से मीथेन गैस का रिसाव होता है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी के दौरान मीथेन निकलती है, और वहां पर एटमॉस्फेयर में मीथेन है। इसका मतलब ये मीथेन कहाँ से आ रही है? या तो ये धरती के नीचे से आ रही हो, उसका कोई वहां स्रोत हो, अन्यथा कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहां जरूर है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है तो जीवन है, तो उस जीवन को इवॉल्व करके मनुष्यों के रहने लायक भी बनाया जा सकता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। Billions of years, Mars likely had a much thicker atmosphere and surface water, possibly including river, lakes, and even an ocean in the northern hemisphere. आपने हमारी पृथ्वी को अगर ध्यान से देखिए तो हमारी पृथ्वी जितनी टिल्ट है उतनी ही टिल्ट लगभग मंगल ग्रह है, और हमारी पृथ्वी की जो अधिकांश आबादी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहती है, क्योंकि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो रहने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। सदर्न हेमिस्फीयर की जो रहने की परिस्थितियां हैं वो उतनी अनुकूल नहीं है। लगभग ऐसा ही कुछ मंगल ग्रह पर रहा होगा। मंगल ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नदियां थी, झीलें थी, समुद्र थे, सरफेस पे पानी था, और मोटा मोटा मतलब घना एटमॉस्फेयर था। यही सब तो चाहिए जीवन के लिए।
ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहां पर ये परिस्थितियां थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि मार्स कुड बी टेराफॉर्म्ड over centuries, making it habitable by thickening its atmosphere and introducing water. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियली हम जो है मार्स को रहने लायक बना सकते हैं। आर्टिफिशियली हम उसका एटमॉस्फेयर को थिक करेंगे, मोटा करेंगे और वहां पर पानी ले जाएंगे। जब एटमॉस्फेयर थिक हो जाएगा तो वहां पानी भी रह सकता है, नहीं तो क्या होगा, पानी तुरंत इवापोरेट हो जाता है। इसलिए ऐसा मानना है टेराफॉर्मिंग। लेकिन ये सब कयास है, अभी इतना साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हो सकी है। रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके लिए अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। फ्रॉम अर्थ, धरती से देखने पे मार्स अपीयर्स टू चेंज कलर्स ओवर टाइम ड्यू टू डस्ट स्टार। जब जब वहां पे ये धूल के जो तूफान उठते हैं तो धरती से महसूस होता है कि रंग बदल रहा है। मंगल ग्रह नॉर्मल क्या रंग है, लाल है। जब वहां पे धूल के बादल उठेंगे तो रंग बदल जाएगा। सीजनल चेंज दैट अफेक्ट्स हाउ सनलाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ इट्स सरफेस। अब होता क्या है कि जब धूल के बादल, आपने पढ़ा होगा विबग्योर। अब जब धूल के बादल उठेंगे तो ये जो लाइट्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जितना ज्यादा धूल होगी उतना ज्यादा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। तो जब प्रकाश वहां पे पहुंचेगा तो अगर उस समय येलो लाइट की स्कैटरिंग हो रही होगी तो हमको येलो दिखाई पड़ेगा, अगर ग्रीन लाइट की स्कैटरिंग होगी तो ग्रीन दिखाई पड़ेगा। इसलिए जब जितना ज्यादा डस्ट होगा, जितना घना होगा, वो उतना ज्यादा लाइट स्कैटर करेगी और जो लाइट स्कैटर कर रही होगी हमें उस रंग का मंगल ग्रह दिखाई देगा। मार्स हैज मोर इलिप्टिकल ऑर्बिट देन अर्थ। मार्स ग्रह का जो ऑर्बिट है वो अधिक इलिप्टिकल है, मतलब अधिक दीर्घवृत्ताकार है। इसका मतलब जो सूर्य है वो कभी तो बहुत पास में रहता है और कभी बहुत दूर रहता है। उसके कारण जो सीजनल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बदलता है। अर्थात गर्मियों में यहाँ पे आ गया सूर्य तो पता चला बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, ठंडक में दूर चला गया सूर्य तो बहुत ज्यादा ठंडक हो गई। इसलिए वहां पे अधिक ठंडक और अधिक गर्मी होती है। नासाज इनसाइड लैंडर डिटेक्टेड मार्स क्वेक। जैसे कि हमारी धरती पर अर्थ क्वेक होते हैं, अर्थ प्लस क्वेक मतलब धरती पर होने वाले कंपन, वैसे ही मार्स पे होंगे मार्स प्लस क्वेक, मंगल ग्रह पर होने वाले कंपन। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सीज्मिक एक्टिविटी, भूकंपीय जो गतिविधियां हैं उनके कारण हो रहा है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि मंगल ग्रह हमारा जियोलॉजिकली अब भी एक्टिव है, मतलब उसके अंदर नए पत्थरों का निर्माण, नया लावा, मैग्मा, ये सब बन रहा है। मार्स हैज बीन टारगेट ऑफ न्यूमरस स्पेस मिशंस। अब तक चंद्रमा के अलावा अगर किसी ग्रह या उपग्रह के लिए सर्वाधिक मिशन भेजे गए हैं तो वो मंगल ग्रह है, क्योंकि मनुष्य की रुचि है कि क्या वहां हम रह सकते हैं, बस इसी को लेकर के सारे खोज चल रही है। एक वहां रोवर गया था, परसेवरेंस, क्यूरियोसिटी, ये सब गए थे और वो मंगल के सरफेस को अध्ययन करने गए थे। और साइंस ऑफ पास्ट लाइफ, क्या पहले कभी वहां जीवन था, इन सब को लेकर के सर्वाधिक खोज अगर किसी ग्रह पर की गई है तो मंगल पे की गई है। जो नासा का रोवर गया था परसेवरेंस, वो अपने साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर लेके गया था जिसे इंजीनियोरिटी कहा गया था। उसने वहां पर पहली उड़ान भरी, किसमें, जो परसेवरेंस के साथ गया था, जिससे यह साबित हुआ कि वहां के वातावरण में हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकता है। पोटेंशियल फ्यूचर फॉर एरियल एक्सप्लोरेशन, मतलब यदि वहां पर हम एक हेलीकॉप्टर लेके जाएं अपने किसी स्पेसक्राफ्ट में
तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन जब तूफान आ जाएगा तो हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ जाएगा। मैनी स्पेस एजेंसीज इंक्लूडिंग नासा, ईसा, नासा मतलब नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन एजेंसी एंड प्राइवेट कंपनीज, स्पेसएक्स, एलॉन मस्क, टेस्ला, इन्हीं का है सब। ये चाहते हैं कि हम किसी प्रकार वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट को एक बार बसा पाए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं दिख रहा है। चलिए मंगल ग्रह पर आज के अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करिए। अब इसके बाद हम एक मंगल ग्रह पर एक एमसीक्यू वीडियो भी लाएंगे, करीब 30-35 क्वेश्चन होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे। जो फैक्ट्स इसमें कवर नहीं हो पाए हैं वो उसमें कर लिए जाएंगे। दोनों वीडियो जो 20-20, 25-25 मिनट के होंगे वो मिला करके मंगल ग्रह पर पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।